आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोलॉजी, सेल हिस्टोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी एंड सेल बायोकेमिस्ट्री। ओके, साइटोलॉजी एक वास्ट फील्ड है और बहुत अहमियत रखती है मेडिकल साइंसेस में। जब आप मेडिकल साइंसेस पढ़ते हैं, फॉर्म डी पढ़ते हैं, एमबीबीएस में हो, अगर नर्सिंग करते हो, अगर सब एनी मेडिकल फील्ड, इसमें साइटोलॉजी आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। और साइटोलॉजी कहते हैं सेल की स्टडी को, सेल के स्ट्रक्चर को जानना, सेल के काम को जानना, सेल के मॉर्फोलॉजी को जानना, उसके हिस्टोलॉजी को जानना, ओके, फिजियोलॉजी को जानना, उसके फंक्शंस को जानना, दैट ऑल आर साइटोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं आपके लिए ये लेक्चर तो बड़ा होने वाला है, तकरीबन 1.5-2 घंटा, तो आप इसे गौर से सुनिए और एक एक लफ्ज पर अपने आप को समझाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी और बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है, बहुत बेसिक। इसके बेस पर तमाम मेडिकल लेक्चर्स मौजूद है। अगर ये सही आता हो, सेल के फंक्शंस और उसके मॉर्फोलॉजी पर सही समझे हो और एक ऑर्गेनिज के काम पर सही समझा हो, तो आपको यकीनन तमाम राह आसान होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स आसान होंगे। जो भी सब्जेक्ट्स है, ब्लड हो, एनीथिंग, टिश्यूज हो, ऑर्गन सिस्टम्स हो, उसके सिक्रेशन हो, उसका काम करना हो, वो सिलेंडर लेवल से समझाया जाता है। तो जब आप सिलेंडर लेवल से समझे हो, साइटोलॉजी पर समझे हो, दैट इज द क्वेश्चन दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑन मेनी टॉपिक्स, अपकमिंग टॉपिक्स। ओके, ये तो हमारा बेसिक साइटोलॉजी लेक्चर है, बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा डिटेल भी और बेसिक भी, ज्यादा प्रिसाइज है, जिस पर आप समझोगे। और फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है जी, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग नाउ। That we will study about that 10 topics. The most important topic, cell membrane, cytoplasm. इसके अलावा ये 8 जो है ये ऑर्गेनेल्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, lysosomes, peroxisomes, centrioles and centromeres, secretory vesicles and mitochondria. That all are that 8 are organelles. Organ, small organs of the cell are known as organelles. Okay? ये तमाम फैक्टरीज है जिसके मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ फंक्शंस है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है, मुख्तलिफ तादाद है, क्वांटिटीज है सेल में। और सेल मेम्ब्रेन जो कि बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर ऑफ द सेल है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, एंड द इनर जेल लाइक सब्सटेंस एंड द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन द सेल, जिसे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं। और साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स बना के कलेक्ट होके, जिसमें साइटोसोल में ऑर्गेनेल्स घूमते रहते हैं, उन तमाम को साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी एरिया है, न्यूक्लियस के अलावा तमाम साइटोप्लाज्म है। ओके, न्यूक्लियस के अलावा अब सेल के 3 बड़े हिस्से हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अलग ऑर्गेनेली है, लेकिन ये एक बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा ऑर्गेनेली है, ठीक है जी। तकरीबन हर सेल के, ब्लड सेल के अलावा हर सेल के का तकरीबन 60 to 70% ऑफ एरिया जो न्यूक्लियस से घेरा हुआ है, और न्यूक्लियस कलरफुल है। तो मैं कह सकता हूं कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन, cytoplasm is the fluid and the inner area of the cell, and then the nucleus is the largest organelle of the cell, and that 3 parts will be divided in that. हम इस वीडियो में इस दोनों के बारे में और 8 ऑर्गेनेल्स के बारे में तफसील से बात करेंगे। देन ये जो ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म के अलावा जी, ठीक है, ये 8 ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ओके, इससे घेर चापेर मेम्ब्रेन वो लगा हुआ है, मेम्ब्रेन में बंद है। एक राइबोसोम है और दूसरा साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। इन दोनों के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इन तीनों के बारे में साइटोलॉजी लेक्चर नंबर 2 होगा, और इन 10 के बारे में साइटोलॉजी लेक्चर नंबर 1 जो आज है। ओके जी, इस वीडियो में आप समझेंगे। सबसे पहले तो इसको मिटा लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, वो द मोस्ट लीगल टॉपिक जी। ये है सेल। ओके,
इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऑर्गेनेलिस है, हमें डायग्राम तो अच्छा नहीं आता, जिसके अंदर राइबोसोम्स है, इसके अंदर पेरोक्सिसोम्स है, जिसके अंदर लाइसोसोम्स है। ओके हो गया जी। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डॉटेड है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि घूमता रहता है। ठीक है हो गया जी। ये तमाम ऑर्गेनेल्स है। इससे बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, द सेल मेम्ब्रेन। और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि मैं अभी ये ड्रॉ करना चाहता हूं, और तकरीबन मैं सही ड्रॉ करूंगा। सेल का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखे आपको स्क्रीन पर भी नजर आएगा जी। ठीक है, वो ऐसा है, वो ऐसा ही है, दैट इज लाइक दैट। ओके जी, सेल का स्ट्रक्चर है। और इस सेल के स्ट्रक्चर में सबसे अहम पार्ट जो ये है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है हो गया जी, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन that are just surrounded by all cell that are just surrounded like that. Okay, that is just surrounded by that in the random motion that is just surrounded by that, and it is the most actual thing जी। हम इस पार्ट के बारे में बात करेंगे, इस पार्ट के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम बात कर ले इस पार्ट के बारे में, तो इस पार्ट में हमें दो चीजें नजर आती है। एक ये अंदर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा, और एक ये बाहर वाला हिस्सा। ओके, ये गोल मटोल जैसे अशिया जो है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ओके, और इसे अंदर जो कि हम ताऊ भी कह सकते हैं इसके, ये है हाइड्रोफोबिक। लेकिन आप सबसे पहले तो समझे ना कि इस सेल में ये है क्या। तो अगर हम कंपोजिशन को देखें, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखें, तो हमें मिलता है 55% प्रोटीन्स, 45% 50% प्रोटीन्स, 45% लिपिड्स and 5% carbohydrates. Okay. प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मेनली बना है। सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन्स है, सबसे कम जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, और लिपिड्स जो इसके ये लेयर बने हैं ये लिपिड की ही है। ओके, ये दोनों लेयर जिससे रैंडमली साइटोप्लाज्म, जिससे रैंडमली सेल मेम्ब्रेन बना है, वो लिपिड ही है, और इसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। What is the phospholipids actually? The phospholipids are the most abundant and the most actual lipid. इसमें सबसे ज्यादा है, मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लेयर्स है, जो कि ये इंटरनल आउटरनल इलेक्ट्रोलाइट्स लेयर है। ये लेयर्स जो कि बने हुए हैं ये है फॉस्फोलिपिड्स। इसमें फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच के। आपको स्क्रीन पर नजर आता है कि ये लेयर्स जो कि मेनली फॉस्फोलिपिड्स से बने हैं, फॉस्फोलिपिड्स के भी फिर मुख्तलिफ अक़साम है, जैसे कि स्पेंगोमाइलिन, एमाइनोग्लाइकेन वगैरह, और उसके अलावा फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, और उसके साथ फॉस्फेटिडाइल आइसोनेट्रॉल, ओके, आइनोसिटॉल। सो ये तमाम फॉस्फोलिपिड्स मिलके फॉस्फोलिपिड लेयर बनाता है, और वो लेयर सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद है। आपको पिक्चर नजर आता होगा, उसमें लेबल्स होंगे, और लेबल्स में अपने आप को पूरा समझाइए कि फॉस्फोलिपिड्स कहां पर मौजूद है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर्स है, वो जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक फेसेस है, वो है फॉस्फोलिपिड्स, और उसमें फिर प्रोटीन्स है,
और प्रोटीन पे फिर पर के ऊपर फिर कार्बोहाइड्रेट अटैच है ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीओग्लाइकेन्स की शक्ल में। हाँ, फॉस्फोलिपिड्स ये माइनोग्लाइकेन और वो स्पाइंगोमाइलिन और उसके अलावा फॉस्फेटिडाइल कोलिन फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसिरॉल और इथेनॉल एमाइन आप अपने साथ नोट कीजिए। और ये तमाम मिलकर फॉस्फोलिपिड बनाता है। ये एक अजीब बात है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन लिपिड्स की, तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स है और मेनली कोलेस्ट्रॉल है, मेनली फॉस्फोलिपिड है और दूसरा नंबर पर कोलेस्ट्रॉल है। इस दो टाइप ऑफ लिपिड से हमारा सेल मेम्ब्रेन बना गया है, यानी कि इस लिपिड्स में इन दो टाइप ऑफ लिपिड्स ने हिस्सा लिया है सेल मेम्ब्रेन के बनाने में, सेल मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन में। नंबर 1 इज कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 इज फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स जो बनाया जाता है वो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है, फिर गोल्जाई एपैरेटस के द्वारा पैक किया जाता है और फिर मॉडिफाई किया जाता है और फिर डिलीवर किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फिट होता है और फिर वो फॉस्फोलिपिड धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा फ्लूइड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कि जो फ्लूइड की तरह हरकत और वेव्स में है। ये वेव्स करता है, सॉलिड नहीं है, ये सेमी परमिएबल है और बहुत सुस्त मेम्ब्रेन है फ्लूइड की तरह जो वेव्स में है। और इसमें कोई पैक्ड मटेरियल्स भी नहीं है, नॉन कोवेलेंट वीक बॉन्ड्स इस मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड्स वगैरह ने बनाया है। और ये बिल्कुल इसमें फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके, और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अक्रॉस द चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये तमाम अशिया जो कि सेल मेम्ब्रेन है वाल की तरह, फ्लूइड की तरह, और ये फॉस्फोलिपिड से मेनली बना है। अब फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल 5% तकरीबन कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है तो मैं आपको समझाऊं कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक स्मूथ स्ट्रक्चर हो गया और ये फॉस्फोलिपिड्स है, इसके हाइड्रोफोबिक बेसिस है और ये हाइड्रोफिलिक बेसिस है। सो ये बस वीक है जी, ये बिल्कुल वीक बॉन्डेड है, यानी कि ये एक दूसरे से सही तरीके से अटैच भी नहीं है और फ्लूइडेड मटेरियल्स लाइक है कि ये तैरता रहता है, ये हरकत करने वाला है। सो इसमें बहुत से फॉस्फोलिपिड्स हर दिन में हर मिनट में आते हैं और इसमें अटैच होते हैं और अपने लिए जगह बनाता है। हाँ, इसको पैक्ड रखने के लिए, स्ट्रिक्ट रखने के लिए, टाइट रखने के लिए हमारे पास इसके दरमियान जो कि फॉस्फोलिपिड्स है, सबसे जरूरी बात इसके दरमियान जो कि फॉस्फोलिपिड्स है, इसको टाइट रखने के लिए, और सॉरी कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल इज फंक्शनिंग एज अ टाइटिंग एंड स्ट्रिकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बिटवीन वन अनदर, ओके। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की एक बात है कि ये फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, और ये फॉस्फोलिपिड को एक दूसरे के साथ बांधता रहता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो हमेशा तैरता रहता है, लेकिन इसी की वजह से ये फॉस्फोलिपिड्स टाइटेड है, बिल्कुल फिक्स है एक दूसरे के साथ, और उसने एक पैक्ड स्ट्रक्चर बनाया है जिस स्ट्रक्चर को कहता है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। That all names are given to the plasma membrane, cell membrane, okay? Now we will discuss the main thing of that. The main thing of that. We already discussed the lipids. That there are two types of lipids. Number 1 phospholipid, number 2 cholesterols. Phospholipids and cholesterols, these both are combined to form the lipid form and the lipid portion of the cell membrane. Okay, now we will talking about the proteins. हाँ, 45% लिपिड्स है, 50% प्रोटीन्स है, 50% प्रोटीन्स है। कहां से आ गए 50% प्रोटीन्स? किधर है कि जब फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ने सारा स्ट्रक्चर बनाया है तो लिपिड्स किधर गए? तो स्क्रीन पर आपको नजर आया होगा, ये पिक्चर देखिए कि इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है। तीन टाइप ऑफ वो थ्योरीज इसके बारे में पेश किए गए हैं, ओके। तीन टाइप ऑफ थ्योरीज इसके बारे में पेश किए गए हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। द फर्स्ट ऑफ ऑल डेनियली डाउसन मॉडल 1935 में पेश किया गया था, और इस मॉडल का जो थ्योरी है, इस मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स जो कि सैंडविच की तरह है,
और इसके आउटर और इनर लेयर जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, और इसका दरमियान वाला जो मेन मटेरियल्स है, जो ब्रेड्स के अलावा जो मेन मटेरियल्स है सैंडविच में, वो बने हैं लिपिड से, वो लिपिड से, और इसके ऊपर और नीचे ये जो ब्रेड्स है वो प्रोटीन है. So that theory is not possible and not remarkable now even. The second theory is the unit membrane model 1957 में पेश किया गया, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया और मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी की गई. तो ये बताया गया कि ये फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो कि एम्बेडेड है, और एक और दो इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज की हुई, तो ये कंसेप्ट भी नाकाम हो गया. फिर और अब जो कंसेप्ट चल रहा है 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया गया था. द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स एक समंदर की तरह है, समंदर की तरह. उस समंदर में ये पानी जो है, ये पानी ये है लिपिड्स, ओके. और उस समंदर में जो किश्तियां है या ये वो जहाज, बहरी जहाज वगैरह है, वो तमाम है प्रोटीन्स जो कि एम्बेडेड है, जो कि इस पर तैरता रहता है. प्रोटीन्स इस लिपिड्स पर तैरता रहता है, और लिपिड्स एक मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन की. लेकिन तादाद प्रोटीन की सिवा है, प्रोटीन की ज्यादा है बनिस्बत लिपिड्स की, और कार्बोहाइड्रेट्स तो मिनिमम नंबर है 5% ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज जस्ट मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 1972 में पेश की गई थी, और इसमें मोज़ेक की बात की गई है, और ये कही गई है कि समंदर की तरह है और लिपिड पानी की तरह है, जबकि प्रोटीन्स वो है जहाजों की तरह घूमता रहता है इसमें. हाँ, सबसे मजबूत बात कि ये प्रोटीन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन. नाउ यू स्टडीइंग दैट the one type of protein, the second type of protein, the third type, and fourth, fifth, and 7 types of proteins are included in cell membrane. There are 7 types of proteins which are included in cell membrane. सबसे पहले तो आप जानिए कि इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये दो तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन में कहा जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को कहा जाता है. आप सिंपल नाम याद रखिए, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ओके. इंट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो कि लिपिड्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार है, जिसका एक एक फेस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है या सेल मेम्ब्रेन से बाहर है, और एक फेस जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है. पूरे का पूरा प्रोटीन एम्बेडेड है बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन में, उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन. और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो जो कि पार्शियली एम्बेडेड है, पार्शियली, जो कि सेल मेम्ब्रेन के या तो अंदर है, बाहर नहीं है, या तो बाहर है, अंदर नहीं है. आपको पिक्चर देखा होगा, आपको पिक्चर स्क्रीन पर लगा है, आप देख लीजिए, ठीक है जी. So the number one is intrinsic protein, okay? Intrinsic इसे कहा जाता है integral protein also, and number second is extrinsic protein. इसे integral protein and peripheral protein. Intrinsic और extrinsic को integral और peripheral protein कहा जाता है. There are many proteins. हाँ, काम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है जी. सबसे पहले तो प्रोटीन्स की बात कर लें. We will talk about proteins now. The number one is integral. Integral, or we will also known as intrinsic. Okay, the intrinsic protein or the integral protein are the most important. What is the integral protein and what is the intrinsic protein? वो जो पूरे का पूरा embedded है, एक सर साइटोप्लाज्म के बाहर है और साइटोप्लाज्म में है, और दूसरा सर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में है, सेल से बाहर है, तो इसको इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है. ये प्रोटीन्स बहुत से टाइप के हैं. हमारे सेल जो कि चैनल प्रोटीन्स है, जिससे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, that are moving and transporting outside and inside of the cell, that is known as the intrinsic proteins. Okay, the most important. The second important is the extrinsic protein. ठीक है जी.
कौन सा प्रोटीन? चैनल प्रोटीन, जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस यानी ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को अंदर और बाहर अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस, लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस, फैट सोलुबल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बहुत से यानी कि अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल नहीं सॉरी, ये तमाम जो कि लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह से मूव होते हैं अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, and that water soluble substances are just moving and just transporting across the cell membrane through the channel proteins. And channel protein is the intrinsic protein. The one type of the integral protein or the intrinsic protein is the channel protein. What is the channel protein? Now we'll discuss in now in detail. Okay, channel proteins ये इंटीग्रल प्रोटीन का टाइप है। ठीक है, प्रोटीन्स दो तरह के हैं सेल मेम्ब्रेन में, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन का टाइप एक तो है चैनल प्रोटीन, दूसरा हो गया नंबर 2, नंबर सेकंड इज द लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन, these linker proteins are just embedded. Okay, ये दूसरा टाइप है इंट्रिंसिक प्रोटीन की, ये सेल के बाहर और अंदर के साइड को लिंक करता है। एंड वी विल नॉट डिस्कस दैट टू मच बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एज दिस ओके, इट्स लाइक दिस। द बहुत से प्रोटीन्स है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का तो हमने जिक्र किया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है जी। सबसे पहले तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, there are more extrinsic proteins. Okay, हाँ जी ठीक है। सबसे पहले तो बात करें, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो है जो पार्शियली अटैच्ड है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। There are enzymes. Okay, there are enzymes. Most enzymes are attached to on the cell membrane, outside of the cell membrane or inside of the cell membrane, but the most of enzymes are attached to a cell membrane is known as extrinsic protein. Okay, बहुत से हार्मोन्स रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स जो कि रिसेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन है। ओके, इस हार्मोन्स का दूसरा रिसेप्टर होगा हर सेल पर। हमारे सेल में हर सेल पर रिसेप्टर्स है, हर सेल पर रिसेप्टर्स है। ओके, वो रिसेप्टर्स जो इंसुलिन आके इस रिसेप्टर्स पर अटैच होगा और इस रिसेप्टर्स के बाद अटैच होने के बाद वो रिसेप्टर इस सेल्स के साइटोप्लाज्म को रिसेप्ट करेगा और इसको कहेगा कि आप अब प्रोटीन बनाइए या आप अपना काम करिए। तो द रिसेप्टर हार्मोन्स आर आल्सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एंटीजेंस व्हिच इज आल्सो द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एंटीजेंस जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट से जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो इसी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की तरह, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो कि एंटीजेंस है, एंटीजेंस में कोई सब्सटेंस अटैच होता है तो उसके खिलाफ जो कि एंटीबॉडी बनती है, उस एंटीबॉडी को रिसेप्ट करना किसका काम है? इस एंटीजन का काम है। और एंटीजन क्या है? ये जो कि प्रोटीन है। हाँ ओके, और प्रोटीन किधर लगा हुआ है? साइटोप्लाज्म के बाहर लगा हुआ है। किधर लगा हुआ है? साइटोप्लाज्म के बाहर लगा हुआ है। और कौन सा प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात तो हमने कर ली, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात अब बाकी है। कौन सा प्रोटीन है जी? नंबर 1 is extrinsic protein and number 2 is intrinsic protein. We have already talked about integral proteins, intrinsic proteins. There are channel proteins, there are the linker proteins. But we already talked about even extrinsic protein. There are enzymes that may be antigens that may be hormones, okay, hormone receptors. हाँ जी, और ये बहुत से एंजाइम्स है, बहुत से प्रोटीन्स है जो कि एम्बेडेड है। ओके, ये तमाम जो कि हमने प्रोटीन्स की बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में प्रोटीन्स की बात कर ली। ओके, सबसे पहले तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन पर आप दोबारा समझिए। ये दो तरह के प्रोटीन्स है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। द नंबर 1 इज इंटीग्रल प्रोटीन, द नंबर 2 is peripheral protein or extrinsic protein also. We will know that
by intrinsic and extrinsic protein. Extrinsic and intrinsic proteins both have many types. We'll just remove that and we'll write the types of proteins. There are many types of proteins which are just embedded in their types. Okay. The number one is channel protein. दोहराइए जी, channel. Okay. The number two is adhesive protein. ठीक है जी, दोहराइए, आप दोहराइए और आप इसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाइए। चैनल का काम करता है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अपने आप के ट्रांसपोर्ट करता है, जो फैट में सोल्यूबल नहीं होता और जो वाटर सोल्यूबल है तो ये करता है। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एडहेसिव जो एडहेशन करता है प्लाज्मा लेमा या किसी दूसरे सेल के साथ। ओके, एडहेशन तो आप समझे होंगे। नंबर 3 जंक्शन प्रोटीन्स, जो दो सेल्स के दरमियान जो जंक्शन है जिसकी वजह से सेल्स के दरमियान ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है, वो जंक्शन भी प्रोटीन्स है। वो प्रोटीन्स किधर लगे होते हैं? वो प्रोटीन सेल के बाहर लगे हुए होते हैं जी, तो ये भी प्रोटीन्स है, जंक्शन प्रोटीन्स। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द antigens. What are antigens? Antigens are those type of proteins which is just responsible for making antibodies against the pathogen. Okay, number 5 is the receptor hormones. What is the receptor hormones? Receptor hormones, it is most important. Okay, हमारे रिसेप्टर हार्मोन्स जो है ये भी प्रोटीन्स है। ओके okay, जी, तमाम बहुत से है, 6-7 प्रोटीन्स है जो के है प्रोटीन्स है। ओके, और 55% प्रोटीन इस टाइप्स में मौजूद है। कई चैनल में मौजूद है, कई लिंकर में मौजूद है, कई कैरियर प्रोटीन्स में मौजूद है। कैरियर प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन व्हिच कैरीड आउट सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स ये सब्सटेंसेस को कैरी आउट करता है आउटर द लेयर एंड फ्रॉम इनर द लेयर। सोडियम और पोटेशियम जो कि आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसको सोडियम के सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर ले जाना, ये कैरियर प्रोटीन का काम है। ओके, और आएगा किससे? चैनल प्रोटीन की वजह से। ले जाएगा कौन? कैरियर प्रोटीन। ओके, ये तमाम प्रोटीन है जो 6-7 किस्म के हैं। ये 6-7 किस्म के प्रोटीन इकट्ठे होकर चैनल प्रोटीन्स बनाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है? 55% ऑफ प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे बना हुआ है। We will just move that. Now we will talking about the carbohydrates. What is actually the carbohydrates? Okay, carbohydrates वो carbohydrates जिससे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसने हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने में इन्वॉल्विंग इख्तियार की है, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। 5% of carbohydrates are included in our plasma membrane, plasma lemma, cell membrane. Okay, so the 5% of membrane are just included. Which type of carbohydrates are included in that? The number 1 is glycoproteins. Glycoproteins most important. ये कौन बनाता है जी? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। गोल्जाई एपैरेटस फिर इसको पैक करता है और फिर ले जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिक्रेटरी वेसिकल्स और उधर छोड़ देता है। जब उधर छोड़ दिया जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसे प्रोटियोग्लाइकेन्स भी कहा जाता है, ये प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होता है। और जब ये प्रोटीन्स के ऊपर चैनल प्रोटीन्स के एंटीग्रुल या पेरिफेरल प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होता है, तो ये जब प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होगा उसे नाम कहेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के around the plasma membrane there is a thinnest membrane, a transparent membrane which is known as the glycocalyx. Glycocalyx ये एक थिन मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोकेलिक्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। इसका काम क्या है? इसका काम ट्रांसपोर्टेशन है भी, और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। और सबसे असल काम जो कि इसका है वो अटैचमेंट ऑफ both cells to one another. Okay, the fitness and attachment and tightness of two cells to one another is the main work of the glycocalyx. This is the thinnest membrane around the cell membrane. Cell membrane के बाहर भी एक thinnest membrane है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ है और ये एक मेम्ब्रेन बनाता है ट्रांसपेरेंट। इसका काम क्या है? The attachment of two cells with one another. That is the main work of that. Now we will discuss
कार्बोहाइड्रेट्स का भी लांजा खत्म। हाँ, रिव्यू, जस्ट रिव्यू, ओके। हाँ, नंबर 1, 2, 3, प्रोटीन्स, carbohydrates and lipids, ओके। 3 चाय पे, ठीक है जी। प्रोटीन्स कितने हैं? हाँ, 50%। 50% of plasma membrane is made up of proteins. Which type of proteins is made up of proteins? 50% of plasma membrane protein से बना है, ओके। दूसरा, carbohydrates 5% of plasma proteins, ठीक है, सॉरी, 5% of plasma membrane कार्बोहाइड्रेट से बना है, और 45% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बना हुआ है किससे? लिपिड से। हाँ, व्हाट इज एक्चुअली द प्रोटीन्स? सो देयर आर मोर प्रोटीन्स। हाँ, रिव्यू करते हैं जी। प्रोटीन्स कितने किस्म के हैं जी? 7 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर इंक्लूडेड, ओके। द नंबर 1 इज चैनल प्रोटीन। दोहराइए जी, रिपीट दैट। चैनल प्रोटीन्स जो काम करता है चैनल की वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस से ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर 2 इज द कैरियर प्रोटीन जो कैरियर और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, पोटेशियम और सोडियम आयंस को पंप करता है और ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन, ओके। ये 3 एंटीजेंस जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और वो भी प्रोटीन्स है, टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में आता है। नंबर 4 कौन सा प्रोटीन? रिसेप्टर हार्मोन प्रोटीन, हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन जो कि रिसेप्टर का काम करता है, और ये फिर में बाद में पढ़ेंगे जेल के साथ इंशाल्लाह। और नंबर 5 वाला कौन है जी? हमारे साथ लिंकर प्रोटीन है जो कि लिंक करता है। जंक्शन प्रोटीन है जो कि हमारे 2 सेल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है वो भी प्रोटीन्स होता है, और उसके बारे में एक अलग आधा सा लेक्चर होगा, ठीक है जी, एक अलग पूरा लेक्चर होगा। और लिंकर प्रोटीन्स वगैरह, उसके बाद जंक्शन, एडहेसिव प्रोटीन जो कि एडहेशन का काम करता है, किसके साथ? प्लाज्मा लेमा के साथ, सॉरी द बेसल मेम्ब्रेन के साथ, ओके। और दूसरे सेल के साथ जो एडहेशन है एपिथेलियल सेल में खास है। एपिथेलियल सेल जो कि बेसल मेम्ब्रेन से लगा हुआ है, और उसके दरमियान क्या है? एडहेशन प्रोटीन है, और एडहेशन प्रोटीन है ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा, और 55% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में एडहेशन प्रोटीन भी आता है। कौन सा जी? एडहेशन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन, ये हो गए जी जंक्शन प्रोटीन, ओके। और हार्मोनल प्रोटीन, हार्मोन रिसेप्टर्स एंड एंटीबॉडीज आर आल्सो द प्रोटीन्स, and 50% of plasma membrane is made up of proteins. Carbohydrates, now we will discuss the carbohydrates. There are 2 types, okay. The number 1 is glycoprotein. Glycoprotein is just attached on the proteins, and that is known as glycoproteins. And the glycocalyx is just a thin membrane transparent layer which is just for the protection and for the attachment of 2 cells with one another is known as carbohydrates. And then the lipids, 45% of lipids are just included, and there are 45% of lipids से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। हमारे 45% ऑफ लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है उसमें बहुत से मेम्ब्रेन लिपिड शामिल है। 2 जरूरी लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों से बना हुआ है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 2 टाइप ऑफ लिपिड्स जो के इंक्लूडेड है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फॉस्फोलिपिड्स मेनली जरूरी है, फॉस्फोलिपिड्स जो कि बहुत ज्यादा है, 5% कोलेस्ट्रॉल है, और फॉस्फोलिपिड 40% है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा लेमा में, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उस फॉस्फोलिपिड्स के बहुत से हिस्से हैं, बहुत टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इंक्लूडेड है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। नंबर 1 इज एमाइनोग्लाइकेन, नंबर 2 इज स्पाइनोग्लाइकेन, okay. Number 3 is the phosphatidylcholine. Number 4 is the phosphatidylserine. Number 5 is the phosphatidylglycerol. Number 6 is the phosphatidylethanol-amine. Number 7 is the phosphatidyl isonitol, okay. ये तमाम फॉस्फोलिपिड्स है, और कोलेस्ट्रॉल जो कि टाइटनेस का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो आपको समझा होगा। प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है।
फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के दरमियान जंक्शन है, उसके दरमियान उसके दरमियान एक लेयर है जो कि सेल को मुख्तलिफ करता है, और इसके काम बहुत से है। इसके काम ट्रांसपोर्ट में भी शामिल है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन करता है, ओके। सब्सटेंसेस जो चाहिए सेल को, एनर्जी चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, वो भी सेल मेम्ब्रेन की वजह से आता है, सेल मेम्ब्रेन से दाखिल होता है। सब सब्सटेंस जो कि दाखिल होते हैं सेल मेम्ब्रेन की वजह से। जो उसके अलावा सबसे जरूरी बात वो सेल मेम्ब्रेन के वो प्रोटेक्शन है सेल के लिए, ओके। सेल को डिफरेंशिएट करता है, सेल को मुख्तलिफ फिक्सेशन रखता है, फिक्स रखता है, सेल को एक असल शेप देता है। That are the functions of cell membrane, and that is all the study about the cell membrane. Now we will just move into the plasma membrane, from the cell membrane to the cytoplasm. Now what is the cytoplasm actually? We will discuss that. Cytoplasm क्या है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन की बात तो हमने की। स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में बैठा होगा, सेल कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और लिपिड से, तीनों मिलके, दो मिलके, प्रोटीन और लिपिड्स मिलके एक सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, एक लेयर को बनाता है, सेमी परमिएबल लेयर है जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के ऊपर अटैच है, ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में, या प्रोटीग्लाइकेन भी आप कह सकते हैं। ग्लाइकोकेलेस एक थिन लेयर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चला हुआ है, और वो भी सेल मेम्ब्रेन में शामिल है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, 5% कार्बोहाइड्रेट है, 25% प्रोटीन एंड 45% लिपिड्स, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस द साइटोप्लाज्म। व्हाट इज एक्चुअली साइटोप्लाज्म? ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हुए, फॉर एग्जांपल एक कमरा है, एक रूम है, ओके, और उस रूम की दीवारें जो है वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सॉरी। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी है। नाउ we are studying medical, so we will not discuss the cell wall, we will only discuss the cell membrane, because we are studying the human body. So in human there is no cell wall, there is a cell membrane only, so we have discussed the cell membrane. The room, and the room have four walls, that room space is enclosed in a four walls, or four walls are सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर जो भी है वो साइटोप्लाज्म है, बस, ओके। उससे सबसे बड़ा जो इसमें रखा हुआ है वो न्यूक्लियस है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड है, ओके, और इसमें बहुत से ऑर्गेनेलीज घूमते रहते हैं, सब्सटेंसेस घूमते रहते हैं। साइटोप्लाज्म मेनली 90%, ओके जी, आप ये याद रखिए कि 90% ऑफ सेल जो के बना हुआ है हमारे वाटर से, फ्लूइड से। ये वाटर किधर है? ये वाटर हमारा साइटोप्लाज्म ही वाटर है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म ही वाटर है। तो ये वाटर मिलके एक फ्लूइड जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जेल लाइक फ्लूइड बनाता है, और फ्लूइड साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। और साइटोप्लाज्म के दो टाइप्स, दो पार्ट्स है, हिस्से हैं, जो कि बाहर की जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फ्लूइड है उसे एक्टोप्लाज्म के जो हिस्सा है एक्टोप्लाज्म, एंड जो न्यूक्लियस की तरफ जो अंदर वाला फ्लूइड है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो पार्ट से दो हिस्से हैं साइटोप्लाज्म के। अब ये साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में अलग ऑर्गेनेलीज है, और एक्टोप्लाज्म में अलग ऑर्गेनेलीज है। ऐसा ऑर्गेनेलीज जो एक्टोप्लाज्म में भी है, एंडोप्लाज्म में भी है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। That is smooth in a rough endoplasmic reticulum, may be contradictory. Okay. Now we will discuss the cytoplasm. We'll just get that. Okay. Cytoplasm is made up of fluid. There is fluid. There is water. Water. एक पानी है, इसमें ऑर्गेनेलीज घूमते रहते हैं। ऑर्गेनेलीज are small organs of the cell which just working and which are like factories which have specific works, specific functions we will discuss now in the lecture, okay. साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, इसमें ऑर्गेनेलीज घूमते रहते हैं, and this is the study about the cytoplasm. Now we will just move forward to the organelles. Organelles is the organelles, नोट कीजिए जी, एक नोट्स बनाइए, जो मैंने बातें की है, जो मैंने पॉइंट्स किए कॉन्ट्रडिक्टिकली वो लिखिए, ठीक है जी, क्योंकि जरूरी है। हाँ, ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली है, organelles
साइटोप्लाज्म में तमाम मौजूद है। सेल ऑर्गेनेलीज, बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो हम बताएंगे वो न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और माइक्रोफिलामेंट्स के अलावा तमाम है। और सेल ऑर्गेनेलीज दो तरह की है, ठीक है जी, एक और दो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एंड मेम्ब्रेन अनबाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ओके, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज तमाम ऑर्गेनेलीज है, सिर्फ दो ऑर्गेनेलीज के अलावा। एक ऑर्गेनेलीज राइबोसोम है और दूसरा ऑर्गेनेलीज साइटोस्केलेटन है। ये दो ऑर्गेनेलीज है जिसके जिसके अराउंड और मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जाई बॉडीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोसोम्स हो गए, ये तमाम जिसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है और ये फिक्स्ड मेम्ब्रेन में पैक्ड हुआ है, ठीक है जी। तमाम ऑर्गेनेलीज, सिर्फ सेंट्रियो राइबोसोम्स, ओके, एंड साइटोस्केलेटन के अलावा ये तमाम ऑर्गेनेलीज है that are the membrane unbounded organelles, and that includes all the organelles without their two organelles. नंबर वन राइबोसोम्स जो कि मेम्ब्रेन जिससे अराउंड नहीं है, साइटोस्केलेटन जिससे मेम्ब्रेन अराउंड नहीं है। इन इसके बारे में फिर बात करेंगे, इसके बारे में और न्यूक्लियस के बारे में लेक्चर नंबर 2 के बाद बात करेंगे। और इसके बारे में अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले हम बात करेंगे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाट इज दैट? जे एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि हमारे और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाद दूसरा बड़ा ऑर्गेनेली है, ठीक है जी, बड़ा। और ये सिर्फ एक होता है हमारे सेल में, किस किस्म की भी सेल हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है। इसके दो पार्ट्स है, दो हिस्से हैं, दो टाइप्स नहीं है, दो हिस्से हैं। ओके, नंबर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर टू इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दैट बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। ओके, ये ग्रेन्युलर क्यों है, ये रफ क्यों है और ये स्मूथ क्यों है? इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, ग्रेन्यूल्स टाइप ऑफ राइबोसोम्स अटैच है, और ये प्रोटीन बनाएगा, ये लिपिड्स बनाएगा। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच ही नहीं है। That is why it is smooth and that is why it's rough, because that have ribosomes around and they don't have ribosomes around. We will discuss the rough endoplasmic reticulum, RER. Okay, okay जी, RER, rough endoplasmic reticulum. What is that? The most important. Rough endoplasmic reticulum एक ऐसा रेटिकुलम है जो बनाएगा प्रोटीन्स, मेनली प्रोटीन्स बनाएगा। इसके ऊपर एमाइनो राइबोसोम अटैच है। मैसेंजर आरएनए आएगा न्यूक्लियोपोर्स के जरिए, वो मैसेज लाएगा किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए। वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा, राइबोसोम्स उसे पढ़ेगा, उसके सीक्वेंस के मुताबिक, उस मैसेज के सीक्वेंस के मुताबिक मुख्तलिफ एमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से इकट्ठा करेगा। सीक्वेंशियल एमाइनो एसिड, जो सीक्वेंस उस एमआरएनए में लिखा हुआ है, जो सीक्वेंस उसमें है, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है कि एडेनिन के बाद सेरीन आएगा, सेरीन के बाद ग्लूटामिक एसिड आएगा, ग्लूटामिक एसिड के बाद लाइन में लिंकिंग हिस्टाडीन आएगा, फिर प्रोलीन आएगा, फिर एलानिन आएगा, फिर सीरीन आएगा, फिर आइसोल्यूसिन आएगा, फिर ल्यूसिन आएगा। तमाम एमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस के मुताबिक इकट्ठा हो गया। और ये किसकी वजह से? मैसेज किसमें लिखा है? मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए किससे आएगा? ट्रांसक्रिप्शन, जिस प्रोसेस को मैसेंजर आरएनए इस डीएनए से बाहर आके इस डीएनए से लेकर राइबोसोम से अटैच होने तक का सफर, इस प्रोसेस को कहता है ट्रांसक्रिप्शन। And then the time comes to translate that messenger RNA is the process
known as the translation, and that translation will be doing in the ribosomes. राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ेगा, रीड करेगा, किसके जरिए? टीआरएनए के सर। और फिर आरआरएनए और टीआरएनए, ये दोनों टीआरएनए जो कि मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से इकट्ठा करेगा, साइटोप्लाज्म से एक अमीनो एसिड को इकट्ठा किया, फिर सीक्वेंस को देगा, फिर दूसरे अमीनो एसिड को इकट्ठा किया, सीक्वेंस में तीसरे अमीनो एसिड को देगा, उस अमीनो एसिड को इकट्ठा किया, फिर उस प्रोटीन स्मॉल यूनिट्स बनाएंगे। कुछ अमीनो एसिड्स, ये 3 अमीनो एसिड है, ये एक स्मॉल यूनिट, ये 3 अमीनो एसिड है, ये दूसरा स्मॉल यूनिट, और ये 3 अमीनो एसिड है, ये तीसरा स्मॉल यूनिट। 9 अमीनो एसिड्स का एक प्रोटीन है, ये बनाएगा 3 स्मॉल अमीनो एसिड्स का स्मॉल प्रोटीन्स, ओके, स्मॉल यूनिट्स। अब ये स्मॉल यूनिट्स जो कि मॉडिफाइड नहीं है, अब इसको इकट्ठा करना होगा। पेप्टिडोग्लाइकेन, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स भी अटैच है, और इसको एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ के जरिए अटैच करना भी होगा। तो ये स्मॉल यूनिट्स फिर भेजा जाता है राइबोसोम्स के द्वारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस स्मॉल यूनिट्स को इकट्ठा करके कलेक्ट करके सीक्वेंस में एक लार्ज प्रोटीनल यूनिट बनाया जाता है। और ये प्रोटीनल यूनिट जो बनाया जाता है स्मॉल यूनिट से, स्मॉल यूनिट्स तक तो काम राइबोसोम्स का है, रीडिंग और एमआरएनए को रीड करना, स्मॉल यूनिट्स बनाना, ये प्रोटीन, ये काम राइबोसोम्स का है। और वो राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स कहलाता है। ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स किस पर अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और उस राइबोसोम्स का काम क्या है? स्मॉल यूनिट्स को बनाना, प्रोटीन और एमआरएनए को रीड करना, और उस एमआरएनए के सीक्वेंस की तरह स्मॉल यूनिट्स को बनाना। और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इस स्मॉल यूनिट्स को एक लार्जर यूनिट में इकट्ठा करना, एक लार्जर प्रोटीन बनाना, और उस प्रोटीन्स को देन वो प्रोटीन्स जो कि फिर मॉडिफाई भी नहीं है, फिर भी मॉडिफाई नहीं है, उसमें बहुत से ऐसे एरियाज है जो कि नॉन सीक्वेंशियल है, जो कि जिसकी जरूरत नहीं है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ गोल्जाई बॉडीज। ठीक है। Now we will discuss the RER, rough endoplasmic reticulum. What is that actually? The rough endoplasmic reticulum is the reticulum which is responsible for collecting a small units of protein to make a large unit of protein, to make a large protein, and to send that protein, that large unit, non-modified protein, to the Golgi bodies, and then the Golgi bodies will modify that, package that, and then will deliver that to the cytoplasm or secrete out of the cytoplasm, out of the cell membrane. Okay, now you can understand that rough endoplasmic reticulum का काम एक तो ये हुआ कि प्रोटीन बनाएगा, ठीक है जी, और दूसरा इसका काम जो है, ठीक है, दूसरा इसका काम डिग्रेडेशन ऑफ वन आउट ऑर्गेनेलिज है, ठीक है जी। हाँ, बहुत से ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जो कि खराब होते हैं, जिसका काम ही नहीं रहता। तो उस ऑर्गेनेलिज को स्किल करना, उसको किल करना, उसको मरवाना, और उसको एंगल्फ करना काम किसका है? RER का है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हुआ, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटी होती है RER की निस्बत में, खराब हुआ। अब इससे जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन अराउंड करेगा, उस मेम्ब्रेन्स को उस माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ करेगा, और वो RER के साथ लाइसोसोम अटैच होगा, और वो फिर एंजाइम सीक्रेट करेगा, और फिर उस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि खराब है, वर्म आउट है, उसको तबाह करेगा, किल करेगा, एंगल्फ करेगा। दैट इज द फंक्शन। द वन फंक्शन इज प्रोटीन synthesis. The other function is the degradation of worn out molecules. हाँ, ठीक है जी। सबसे पहले काम तो क्या हुआ? वो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, फिर डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट मॉलिक्यूल। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन से प्रोड्यूस करेगा? इंसुलिन बेस्ट एग्जांपल है। पेनक्रियास के बीटा सेल्स से जो इंक्रीज होता है
सिक्रिएट होता है प्रोटीन, वो बनाएगा किस में, बीटा सेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंसुलिन को बनाए और फिर गोल्जी एपेरेटस को भेजे कि मॉडिफाई करे और फिर सिक्रिएट करे सेल। ओके, तो एक इंसुलिन बनाएगा, एंटीबॉडीज जो भी किस्म का एंटीबॉडी हो वो रिस्पॉन्सिबल है द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, देन that will be also form autophagosome. The autophagosome is the granule-like structure, एक वैक्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया खराब हुआ, वर्न आउट है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस माइटोकॉन्ड्रिया को घेर लेता है, उससे मेम्ब्रेन अराउंड कर लेता है। ये मेम्ब्रेन जो अराउंड हुआ और उस माइटोकॉन्ड्रिया और मेम्ब्रेन दोनों को ऑटोफेगोसोम यानी कि ऑटोफेगो बॉडी कहती है, सोम कहती है बॉडी को। तो ऑटोफेगोसोम इज द नेम ऑफ द बॉडी in which the worn out organelles are just felted and keep out and around from the endoplasmic reticulum membrane. That is known as the autophagosome, and that autophagosome will be killed by the primary lysosome. When the primary lysosome attached to that, this will be the secondary lysosome, and the secondary lysosome will be secreting enzymes, and that will engulf and burst away that autophagosome. Just moving forward, we will just moving forward to the smooth endoplasmic reticulum. Now, what is smooth endoplasmic reticulum? ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है जी। व्हाट इज दैट? वो रेटिकुलम जो कि स्मूथ होता है, उस पर राइबोसोम्स होते ही नहीं। दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ये भी है कि जो हिस्सा सेल मेम्ब्रेन की तरफ हो, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो हिस्सा हो उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो के न्यूक्लियस की तरफ जो हिस्सा हो उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस दोनों में फर्क क्या है? मेन फर्क है इसमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक ग्रेन्युलर कहा जाता है, ग्रेन्युलर क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच है, और SER को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक ग्रेन्युलर कहा जाता है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच ही नहीं है। और RER का काम क्या है? इंसुलिन एंटीबायोटिक सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ आउट मॉलिक्यूल ऑर्गेनेल्स। एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी बहुत से काम है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह और ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, ये तमाम को बनाएगा, स्टेरॉइड प्रोटीन्स। ओके, ये इस तमाम, और लाइसोसोम्स विल बी आल्सो मेड फ्रॉम the Golgi apparatus and the Golgi body. So, for example, the peroxisome will be made of from the SER. Sorry, peroxisomes, lysosomes Golgi bodies के बारे में Golgi body बनाएगा, ठीक है जी। SER बनाएगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, और इसका काम है लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। नोट कीजिए, the lipoprotein steroid hormone synthesis is the main function of that. The number one, the number second is the cellular metabolism. बहुत से सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसमें बहुत से ट्यूब्यूल्स है, और इस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जिसके मेम्ब्रेन पर बहुत से एंजाइम्स अटैच है, और एंजाइम सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेता है। सो दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। The number three, the function number third is the storage and metabolism of calcium in the muscles for contraction. ये अब कैल्शियम आयंस को भी अपने साथ स्टोर करता है। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें कैल्शियम आयंस जो कि सेल से बाहर आते हैं, और जब सेल से बाहर आते हैं तो कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होते हैं? अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टोर होते हैं, कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म में भी स्टोर होते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेन ऑर्गेनेली व्हिच इज इंक्लूडेड इन द स्टोरेज ऑफ सम कैल्शियम। ओके, हाँ ठीक है जी। कैटाबोलिज्म यानी कि किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करना। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ carcinogenic substances are those substances which cause cancer. Okay, all substances like for example cigarette में जो substances है और निकोटीन वगैरह carcinogenic substances है, and that is causing cancer. Okay, 60+ जो carcinogenic substances है वो सिगरेट में मौजूद है और वो कैंसर को काज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
and the most dangerous that is external information. That is external information. Monoxide is the most dangerous molecule in the cigarette, which causing cancer, which is a carcinogenic substance, and that is the most abundant in a cigarette. So don't smoke. उसके बाद कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि सब्सटेंसेस है, जो कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसको डिटॉक्सिफाई करना काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। बहुत से काम है और इसमें ट्यूब्यूल्स है, तो इसको ट्यूबुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड देन the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Okay. Now we will discuss the second cell, the main cell organelle, which is the mitochondria. Okay, which is the Golgi bodies. Golgi bodies. मैंने अपने साथ पेज पर नोट किए ताकि सीक्वेंशियल जाऊं। ओके, और सीक्वेंस काम जो कि स्ट्रेटेजिक काम होता है, एक प्रोसेस में एक काम करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर प्रोसेस के, बगैर स्ट्रेटेजी के कोई काम करना, दैट इज वेरी वेरी, मैं एक लफ्ज यूज करूंगा, डिस्ट्रक्टिव। आपकी एनर्जी भी जाया होगी और आपका जो कि माइंड है, उसका जो लॉज ऑफ सोच है, जो कि लॉज ऑफ थिंकिंग है, वो भी होगा किसकी वजह से? नॉन स्ट्रेटेजिक वर्किंग की वजह से। सो वी विल जस्ट मॉनिटर गोल्जाई बॉडीज, जिसे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जाई एपैरेटस भी कहा जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स और एपैरेटस दोनों इनका नाम है। कैमिलो गोल्जाई जो कि साइंटिस्ट था, फिजिशियन था, इन्हें कैमिलो जरूरी है, एमसीक्यूज में अक्सर आता है। मैं एमसीक्यूज या पेपर वाइज स्टडी आपको नहीं करता, आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। सो ड्यू टू दैट I want to clear your concept, but that is important that the Camilo Golgi is the one person who ever discovered the Golgi bodies in the cell through any type of microscope. We don't discuss that, but he discovered the Golgi apparatus. Golgi bodies है क्या, काम क्या है इसका, और साइज क्या है? जी देखिए जी, जो न्यूक्लियस के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है ना जी, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आरईआर, ये हो गया एसईआर, ये स्मूथ और ये रफ। इस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इस पर राइबोसोम्स अटैच है, राइबोसोम्स अटैच ऑन दैट, सो ड्यू टू दैट। हाँ, अब जो इधर वाला हिस्सा है, इससे ऊपर सेल मेम्ब्रेन की तरफ गोल्जाई एपैरेटस होगा, गोल्जाई बॉडीज होगा। गोल्जाई बॉडीज तकरीबन सेल में एक ही होता है, कई जगह जरूरत पड़ जाए तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें 5 to 8 सिस्टर्नियाज होती है। सिस्टर्निया, एक सिस्टर्निया, 2 सिस्टर्निया, आपको पिक्चर 3 सिस्टर्निया, ओके हो गए जी, 4 and 5 cisternia to 8, up to 8. There are 5 to 6 cisternia. There are many vesicular granules, okay? जो एक वो granules जो के modification of substance, modification of proteins and lipids. After the modification of proteins and lipids, that granules will be transported to that, and that granules will be transported to the cell membrane and cytoplasm will be that all the materials inside the granules, inside the vesicle granules will be secreted outside the cytoplasm, and that will be just go to the target cell. Just talking about this Golgi bodies. Golgi bodies are the most important Golgi organelle, which have 5 to 8 cisternias, and this the lumen of these Golgi bodies are from 500 to 700 angstroms. Angstroms is a main unit which is using for the organelles, okay, for the size of organelles. जी ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोल्जाई बॉडी के बारे में। गोल्जाई बॉडी में 5 to 8 सिस्टर्निया होती है, और मे बी
इससे ज्यादा भी हो। इसके दो हिस्से हैं, देयर आर टू फेसेस। वो हिस्सा मैं सिंपल ड्रा करूंगा, करना भी नहीं चाहता लेकिन करूंगा। वो हिस्सा, ये सिस्टम या एक सिस्टम या 2 3 4 5 अप टू 8, ठीक है। वो ये हिस्सा न्यूक्लियस के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नजदीक है, और ये हिस्सा सेल मेम्ब्रेन के साथ नजदीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जी। वो अनमोडिफाइड प्रोटीन्स और लिपिड्स जो एसईआर और रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा, वो सिस मेस में इस स्पेस पर दाखिल होगा ना, इस दरवाजे से दाखिल होगा। ये एक दरवाजा है, ये दूसरा दरवाजा है, इससे दाखिल होगा। यह मोडिफाइंग प्रोसेस है, इधर जाके ये निकलेगा। सो दैट इज नोन एज द सिस स्पेस and that is known as the transphase. Okay, that is known as the cis phase, that is known as the transphase. इससे दाखिल होगा अनमोडिफाइड और इससे निकलेगा मोडिफाइड। ओके, मोडिफाइड निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ नजदीक भी है, जो वेसिकल्स में पैक होगा, फिर डिलीवर होगा। जिस जगह से हमारा प्रोटीन्स और लिपिड्स दाखिल होता है अनमोडिफाइड, वो सिस फेज कहलाता है। और सिस फेज नजदीक है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ। और और वो मॉडिफाइड होकर जिस जगह से फिर निकलता है आउटडोर जो है, उस आउटडोर को ट्रांसफेज कहा जाता है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द ट्रांसफेज। देयर आर मेनी टाइप ऑफ वेसिकुलर ग्रेन्यूल्स which is just around the cytoplasm. They're small vesicles, or just for delivery of some substances and some molecules, proteins and lipids like. Okay. The most important question is वो काम क्या है इनके? प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के प्रोसेस करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स करना। सबसे पहले जो कि नॉन मॉडिफाइड प्रोटीन्स और लिपिड्स आता है, उसको प्रोटीन्स और लिपिड्स, उसको प्रोटीन आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट किया गया, फिर गया वो ऊपर सेल मेम्ब्रेन में अटैच हुआ। ठीक है जी। सो प्रोटीन आया, उसको ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इस प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद जो मरहला है उसे कहते हैं पैकेजिंग। ये पैकेज करेगा वेसिकुलर ग्रेन्यूल्स में। ओके, इसमें आएगा, इस सब्सटेंस में आएगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होगा, स्मॉल वेसिक्यूल्स है, वेसिकल्स है, ग्रेन्यूल्स है, वेसिकल्स वेसिकुलेटरी सिक्रेटरी वेसिकल्स है जिसे कहलाता है। और ये वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड सब मौजूद है। ठीक है जी। अब ये जाएगा साइटोप्लाज्म की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन में फिर ये सिक्रेट होगा। तो इसका जाना और इसका पैक होना, ये डिलीवरी एंड पैकेजिंग कहलाता है। पैकेजिंग, ओके, पैकिंग एंड डिलीवरी। सो द मेन वर्क ऑफ Golgi bodies are processing of lipids and proteins, processing of substances, packaging of materials, and then the labeling and transporting and delivery of proteins is the responsibility of Golgi bodies. इसके दो नाम है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें पैकेज होता है ऑफ सेल। इसमें कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल हो या प्रोटीन मॉलिक्यूल हो, हाउएवर, इसमें वो प्रोसेस होता है, पोस्ट ऑफिस है। और उसके बाद जो कहलाता है वो कहलाता है शिपिंग डिपार्टमेंट। ओके, शिपिंग डिपार्टमेंट भी इसे कहलाता है। दो, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, शिपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि शिपमेंट में भी काम करता है पोस्ट ऑफिस के की तरह भी काम करता है सेल में। तो ये दो नाम है, और ये है Golgi bodies और Golgi कॉम्प्लेक्स। तीनों नाम इसे कहते हैं इस ऑर्गेनेली को। हम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनेली की। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।